आज हम लोग अररिया के उस धरती से हैं जिसे सुंदरनाथ की धरती कहा जाता है, यानी हम लोग कुर्साकांटा से हैं। और आज हम कुर्साकांटा की एक ऐसी बेटी से मिलने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ अररिया डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया। उन्होंने इस बार के 12th के साइंस के एग्जाम में पूरे 500 नंबर में से 463 रन ला करके पूरे सुपौल जिला में सेकेंड रैंक हासिल किया और पूरे बिहार के अंदर 16वां रैंक लाया है। तो इसलिए हम लोग आंचल गुप्ता को पूरे एससीपी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उनके अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। थोड़ा बताएंगे कि आप अपने बेसिक थोड़ा अपने बारे में बताइए। My name is Achal Gupta. My father's name is Mr. Basuki Gupta and he is a businessman. My mother's name is Mrs. Menu Kumari and she is a government teacher. I am from Kursakanta, Araria. I have done my 10th board from plus 2 high school Kursakanta, Araria. I completed my 12th board from government plus 2 high school Virpur Supal in which I scored 463 marks. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मिथ है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसा कि आपके सामने इस बच्ची ने दिखाया कि वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दी है। अब हम ये जानना चाहते हैं एक चीज कि आप जो एग्जाम दी हैं इस बार का 12th का, वो किस मीडियम में दी हैं? क्या इंग्लिश मीडियम में दी है? नहीं, हिंदी मीडियम से था। तो देख सकते हैं आप लोग ये देख सकते हैं, जितने भी व्यूअर है ये देख सकते हैं कि ये बच्चा जो इस बार अपना एग्जाम जो है वो 12th का हिंदी मीडियम में दिया है। 10th भी आपका बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से ही रहा है, लेकिन इतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दी है, ये काबिल तारीफ है। चलिए फिर वापस आते हैं अपने इस जर्नी में, जो एससीपी का जो जर्नी है उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप एससीपी कब और क्यों ज्वाइन की? दो क्वेश्चन है कि आप एससीपी कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की। हम एससीपी क्लास 12th में 15 जनवरी 2025 को ज्वाइन किए थे और हम एससीपी के बारे में सुने थे कि वहाँ से मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। तो फिर हम सबको बोले कि हमको एससीपी ही जाना है, तो फिर हमको घर से भी परमिशन मिल गया कि हम जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तो जैसा ये कह रही हैं कि इनको पहले से पता था कि यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मेरा ये मानना है कि हर बार एक टीचर काम करते होते हैं, हर बार टीचर पढ़ाते होते हैं। रिजल्ट तब बन के आता है जब टीचर और बच्चे दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। सिर्फ टीचर के पढ़ा लेने से रिजल्ट नहीं आएगा, या सिर्फ बच्चा बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं दिया जाए तब भी नहीं आएगा। तो दोनों चीजों का जब मिलन होता है, दोनों चीजें जब एक साथ मिलते होते हैं तब रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होके आता है। चलिए एक चीज इनसे एक चीज और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चूंकि बिहार के अंदर टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी, जो टॉप 20 बच्चे होते हैं उनको बुलाती हैं बिहार बोर्ड, वहां पे वेरिफिकेशन करती हैं तब रिजल्ट निकालती हैं। तो अब इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो वहां वेरिफिकेशन के अंदर गई थी तो वहां पे आपसे क्या क्या पूछा गया? सबसे पहले तो हम लोग अंदर गए थे, तो सेकंड फ्लोर पे हम लोग को बोला गया कि वहाँ पे जाइए। वहाँ गए तो हम लोग को सीरियल नंबर मिला, मार्कशीट देख के, आधार कार्ड देख के सीरियल नंबर मिला। फिर वहाँ से हमको फर्स्ट फ्लोर आने बोला, तो फर्स्ट फ्लोर पे आए तो वहाँ पे उनसे कैमरा के सामने इंट्रोडक्शन बोलने के लिए बोला गया। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर उसी फ्लोर पे बैठाया गया चेयर पे। तो फिर सीरियल नंबर का वेट किया जाता है, जब वहाँ से बुलाया जाता है कि आपका सीरियल नंबर ये है, आप आइए। तो उस सीरियल नंबर से हम अंदर गए तो वहाँ सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग बैठे हुए थे। तो मेरा मेरा मतलब सब्जेक्टिव का कॉपी जो होता है उसका फाइल एक था, तो एक सर के पास था, वो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर के पास हमको लेके जा रहे थे। वहाँ सर बेसिक सा सवाल पूछ रहे थे, पहले इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे। फिर उस टॉप जो हम सब्जेक्टिव कॉपी में लिखे हैं उससे हैंडराइटिंग मैच करने के लिए सवाल पूछा गया तो उसको हमको लिखना था, तो हम सारा लिख दिए, जो पूछा गया है वो भी बता दिए। फिर हमको हर सब्जेक्ट के टीचर के पास एक एक करके ले जाया गया। तो सारे सब्जेक्ट के टीचर जो जो क्वेश्चन पूछे सबको बेसिकली वहाँ पे लिखाया जाता है हैंड राइटिंग चेक करने के लिए। फिर सारा चीज़ हो गया, फिर सर बोले आप बाहर जाइए। बाहर गए, फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आए तो वहाँ पे हमको भाड़ा का पैसा दिया गया, मिठाई का डब्बा दिया गया, बोला जाइए मुस्कुराते हुए। चलिए, ये जो आपको मुस्कुराते हुए भेजे, आज ये मुस्कान सभी के चेहरे पे आ गया आपके रिजल्ट के आने के बाद। ये तो बात हुई इनके टॉपर वेरिफिकेशन की, तो क्या प्रोसेस था ये हम लोग जान लिए। अब बात आता है ये कि इन्होंने 12th में एससीपी ज्वाइन किया था, ये 11th में क्यों नहीं पहुंच पाई थी एससीपी, तो चलिए उनसे जानते हैं। 11th में मेरा एडमिशन हो गया था सुपौल डिस्ट्रिक्ट, हम थे अररिया डिस्ट्रिक्ट के। तो कन्फ्यूजन में कि हम अररिया डिस्ट्रिक्ट में पढ़े या सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पढ़े, तो इसलिए हम सोचे बहुत टाइम निकल ही गया, तो सोचे अब 12th में जाएंगे पढ़ने के लिए।
तो ये एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 12th से भी स्टार्ट करे और मेहनत अगर अपने जी तोड़ लगा करके करे तो ये संभव हो सकता है। इन्होंने अभी कहा कि 11th के अंदर उनका एडमिशन सुपौल में था, वो कंफ्यूज थी कि कहाँ पढ़े, क्या करें, नहीं करें, टाइम निकल गया तो सीधा 12th से स्टार्ट किए। तो वैसे सारे बच्चे जो अभी देख पा रहे हैं, अगर वो अभी 12th से भी स्टार्ट करते हैं तो 12th के अंदर रिजल्ट आ सकता है। इसका जीता जाता प्रमाण इनका रिजल्ट है जो यहाँ तक इनको पहुंचाया हुआ है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, क्योंकि जो एक एग्जाम हुआ है वो एग्जाम किसी एक दिन का तो होता नहीं है, बहुत सारे टाइमों का छोटा छोटा स्टेप्स है जहां जहां से आप कन्वर्ट करके आते होते हैं। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से, उसको ब्रीफ में थोड़ा बताएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे मेरा बायो था, तो बायो में हम क्लास का नोट्स पढ़ते थे और पीवाईक्यू से सारा आइडिया लग चुका था कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी बुक को भी हम लाइन बाय लाइन पढ़े थे, तो उससे बायो में सारा क्वेश्चन मेरा बन गया था। बायो के अंदर जो डायग्राम्स है तो वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपने ट्राई करा हुआ था? क्योंकि बायो का बात हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर देख रहे होंगे और आपका जो बायो का नंबर है पूरा यूनिक है, मतलब 70 में 69, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये एससीपी के हिस्ट्री का जो लेगेसी है वो रिपीट हुआ है, क्योंकि 2024 के अंदर भी 69 आया हुआ था बायो के अंदर, ये 26 में फिर से 69 आया। उस समय सुप्रिया का आया था, इस बार आपका आया हुआ है। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था? उसमें डायग्राम को पूरा हम उसको मतलब उसको ड्रॉ कर चुके थे, सारा को हम रिवीजन कर चुके थे, जो भी इम्पोर्टेंट सारा डायग्राम था। और बस क्लास नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी बुक पढ़े, तो उससे मेरा हो गया सारा। अब बात आता है कि केमिस्ट्री का कैसे, जैसे क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा है, उनके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भी पूरी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनिक। क्योंकि चलिए ठीक है, जनरल चीजें तो सारे लोग कर ले रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में जो कनेक्टिविटी है 11th का, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उसको कवर किया जाए? तो आपका क्या स्ट्रेटजी था? ऑर्गेनिक में मेरा था कि हम उसका शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, सारे रिएक्शन का नाम क्या था, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया गया था, सबको हम शॉर्ट नोट्स में लिख चुके थे और सबको हम याद करते थे। डेली शॉर्ट नोट्स को हम पढ़ते थे, सारा सारा चैप्टर का, ऑर्गेनिक का। और नोमेनक्लेचर तो मेरा ठीक था, पहले से 10th में ही मेरा अच्छा था। तो नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स में हम नोमेनक्लेचर बनाए थे। और रिएक्शन तो हमको याद ही हो गया था सारा। अच्छा, रिएक्शन याद होगा तो समझ सकते हैं आप की पॉइंट क्या है। शॉर्ट नोट बना लीजिए, रिएक्शन को याद रखिए, नोमेनक्लेचर को ठीक रखिए, ऑर्गेनिक ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी जो लैंग्वेज पेपर है उसको कैसे करे थे? और एग्रीकल्चर को भी मेरे ख्याल से बायो का ही प्रोसेस, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, तो एग्रीकल्चर को भी आई होप सो इसी तरीका से करे होंगे। लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश को कैसे करना चाहिए? बच्चा को शुरू में करना चाहिए या लास्ट में करना चाहिए? थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे। लैंग्वेज पेपर में जैसे साइंस के स्टूडेंट का ये होता है कि साइंस के सारे पेपर में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लैंग्वेज पेपर में सबका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। तो लैंग्वेज पेपर का आप मतलब डेली सारा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, 5 सब्जेक्ट होता है, सबको डेली पढ़ना चाहिए। और हम तो सारा चैप्टर वाइज पढ़े थे, सबको सारा कहानी हम याद किए थे। और उसमें पीवाईक्यू से ज़्यादा आता है, तो पीवाईक्यू पढ़ने से मेरा सारा बन गया था। मतलब आप ये अपने जूनियर को ये सजेशन देना चाहेंगे कि शुरू से लैंग्वेज पेपर पढ़ना चाहिए या लास्ट में पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपका क्या पर्सनल सजेशन रहेगा? मेरा तो था कि हम शुरू से ही पढ़ रहे थे, शुरू से ही। चलिए ठीक है। अब हम चाहेंगे सुमित सर से कि सर थोड़ा सा और जो आपके अंदर का क्वेश्चन बन रहा होगा इनके लिए, वो आप थोड़ा अपने हिसाब से एक बार पूछ लीजिए इनसे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस अचीवमेंट को अचीव किया, तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपको भी मैम कि आपकी बच्ची एक छोटे से जगह से निकल के आई है और सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेकंड रैंक लेके आई है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो बच्चों, इंटरव्यू का सिलसिला हमारा जारी है और हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या है इनका पढ़ने का तरीका और किस तरीके से इन्होंने पूरे साल मेहनत करी है जिसमें इनको ये सफलता मिली है। अब एक जो बहुत कॉमन सा सवाल हम टीचर्स के साथ भी बच्चों का आता है कि जो सर टॉपर बच्चे होते हैं, क्या वो डिप्रेस नहीं होते हैं, क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते, या फिर हमेशा उनका मोटिवेशन बना रहता है, या पूरे साल भर मेहनत करते हैं, या फिर उनके लाइफ में भी अप्स डाउन आते हैं? कैसा रहा था आपका जर्नी पूरा? नहीं, मेरा ऐसा था कि हम बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते थे। तो अगर आप डिमोटिवेट हुए हैं तो फिर क्या था उसका, कैसे सॉल्यूशन निकालते थे उसका? उसका सॉल्यूशन निकालते थे कि सर लोग मोटिवेट करते थे, सर लोग के पास जाते थे, फिर हम मम्मी को बोलते थे, मम्मी भी मोटिवेट करती थी। और मेन बात है, अगर अगर कोई डिमोटिवेट होता है तो बस उसका सेल्फ का कुछ होना चाहिए, मोटिवेशन लाइन की, वो मतलब उसको बस याद करे और हो जाए। मेरा था कि आपका सेल्फ मोटिवेशन लाइन क्या था? मेरा था कि मेरी मम्मी मेरा एडमिशन जब वहाँ पे करवाई थी, तभी वो बोल रही थी कि तुमको मतलब
टॉपर बनना है, क्योंकि हम तुमको ऐसा जगह पहुंचा दिए जहाँ से तुम बन सकती है, तुम मेहनत करना। बस हम इसको याद करते थे। और एडमिशन करवाने जब हम गए थे तो दिव्यांशु सर ने बोला था कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आपका रैंक आ सकता है। और थर्ड ये था कि मेरे सर थे बायो वाले सर। अभी बायो वाले सर के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या था वो इंसिडेंट, वो एक बार बताइए। हाँ, बायो वाले सर जो थे वो हमको बोले थे कि तुमको मैट्रिक में तुमको जितना आया था, मैट्रिक में 457 आया था, तो बोले थे कि तुमको 460 प्लस लाना है, क्योंकि तुम्हारा मैट्रिक में जितना आया, तुम यहाँ पे आई हो पढ़ने के लिए, तुमको 460 प्लस आना चाहिए, तभी तुम मेरे सामने आना। और वो टीचर हमको अच्छे लगते थे, वो अच्छे पढ़ाते थे, तो इसलिए हम सोचे नहीं, अब सर के पास जाना है रिजल्ट लेके, तो पहले 460 प्लस लाना ही है। तो संदीप सर स्पेशली आपको कहना चाहेंगे, ये बच्चे ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर आप अपने लिए कुछ मोटिवेशन लाइन लेके रखते हैं, आगे कुछ एक दिमाग में इमेज बना के रखते हैं कि मेरे को ये चाहिए और क्यों चाहिए, अगर आपका वाई क्लियर है तो सफलता हासिल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए रूम भी होते हैं, लाइब्रेरी भी होते हैं। क्या आप एससीपी के लाइब्रेरी का यूज कर रहे थे, और अगर कर रहे थे वो कितना फायदेमंद था आपके लिए? एससीपी का लाइब्रेरी तो हम यूज करते थे, क्योंकि सर लोग हमको बोले थे कि एससीपी का लाइब्रेरी यूज करना चाहिए, क्योंकि हम रूम में पढ़ते थे तो बहुत सारा चीज़ दिमाग में चलने लगता है कि हाँ क्या ही करेंगे, इतना पढ़ के छोड़ देते हैं। तो हम लाइब्रेरी चले जाते थे, तो वहाँ हम सबको देखते थे पढ़ते हुए, तो हम सोचते हमको भी तब पढ़ना ही पड़ेगा, तो लाइब्रेरी जाते थे। वहाँ से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ते थे वो लाइब्रेरी में कुछ और ही होता था, जैसे वहाँ जो हम पढ़ते थे वो हमको पूरा याद ही हो जाता था, और दूसरे से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बगल वाला बच्चा मेरा पढ़ रहा है और हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन मिल के हम कर लिए, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए थे। एससीपी का डाउट काउंटर कितना सपोर्टिव था आपके लिए? जो डाउट काउंटर में टीचर्स बैठते थे वो कितना सपोर्टिव था, उससे कितना आपको बेनिफिट मिला? डाउट काउंटर में ऐसा था कि सर लोग बैठे हुए रहते थे, तो मेरा जो भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट रहता था वो सर के पास जाते थे, तो वो सर मेरा क्लियर कर देते थे कि हाँ अब ऐसे इसको करोगी तो हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप सीख सकते हैं कि लाइब्रेरी आपको एक रूटीन देता है, जैसे इन्होंने कहा डिसिप्लिन देता है, और दूसरी बात कि वहाँ पे कहते हैं ना कि अगर आपका जैसा संगत वैसा रंगत, कि अगर संगत अच्छा हो, अगर अगल बगल का पूरा एनवायरनमेंट में हर बच्चा पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको भी देख के भी पढ़ने का मन करता है। तो एक बहुत अच्छा हैबिट है लाइब्रेरी को ज्वाइन करना। तो अगर आप पॉसिबल है तो आप बिल्कुल लाइब्रेरी को ज्वाइन करके पढ़ाई करें, ये है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक और बात आती है कि पढ़ाई बहुत कितना भी हम कर ले, जब तक टेस्ट नहीं दिया जाए तो चीज़ें उतनी नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर बहुत अच्छा पढ़े थे बट जब टेस्ट लिखने गए तो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। तो टेस्ट का कितना योगदान रहा है? और एक बात और पूछना चाहेंगे कि जूनियर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बच्चों को टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एससीपी में अलग अलग तरह के टेस्ट हुए थे, सेल्फ टेस्ट था, रेगुलर क्लास टेस्ट था, बीटीएस हुआ था, बोर्ड एक्सपीरियंस टेस्ट सीरीज हुआ था, और फिर लास्ट में हमने सीबीटीएस भी करवाया था। ये चारों टेस्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा था, उसका क्या फ़ायदा आपको मिला, और बच्चों को यानी जूनियर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बस यही करना चाहेंगे कि मतलब टेस्ट तो देना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे एससीपी में होता था कि चैप्टर वाइज टेस्ट होता था और वीकली टेस्ट होता था, तो जो जिस चैप्टर मतलब हम कर चुके थे तो उसका टेस्ट होता था तो अच्छा होता था, और उसमें जो क्वेश्चन रहता था बस वो सब क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट रहता था, और बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो सारा चैप्टर वाइज टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ सीबीटीएस टेस्ट लिया गया था, वहाँ पे जो हम दूसरे सेंटर पे गए थे तो पूरा मतलब बोर्ड लेवल वाला ही फील आया था कि हम बोर्ड एग्जाम ही दे रहे हैं। और फिर जब हम रियल में गए थे बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो लगा ही नहीं था कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, लग रहा था हम सीबीटीएस टेस्ट दे रहे हैं या एससीपी में ही हम टेस्ट दे रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल रहा, यानी बोर्ड से पहले आपको एक बोर्ड का एक्सपीरियंस मिला है। अच्छा, क्या सिर्फ टेस्ट देना ही सफिशिएंट है या फिर उसका एनालिसिस भी उतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, टेस्ट देना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसका एनालिसिस करना भी इम्पोर्टेंट है कि मेरा हमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। जैसे हम टेस्ट देने जाते थे तो उसका 50% क्वेश्चन बनाना रहता था, तो जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, जो हम वहाँ छोड़ के आए थे, उसको फिर से आके घर पे सबको रिवाइज करना, फिर उसको बनाना, एनालिसिस करना कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा है तो इसको नहीं करना, आप दूसरे टॉपिक को करना है जो मेरा अच्छा नहीं है। तो टेस्ट से ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा नहीं है, तो बस जो नहीं है अच्छा उसको अच्छा करना पड़ता है। चलिए, तो बच्चों यहाँ से आप बिल्कुल ये सीख लेके चलिए कि टेस्ट आपको अपने को जरूर देना है। जो भी प्रिपरेशन हो उस प्रिपरेशन के साथ टेस्ट जरूर दीजिए, और सिर्फ टेस्ट देके रुकना नहीं है, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है,
क्योंकि जब तक आपको बीमारी पता नहीं चलेगा तब तक उसको दूर भगाना संभव नहीं है। एक और चीज़ एससीपी की तरफ से स्टार्ट किया गया था लास्ट ईयर, एससीपीएन स्टडी ट्रैकर। तो क्या आप उसको फॉलो कर रहे थे, और अगर फॉलो करें तो वो कितना बेनिफिशियल था आपके लिए? ट्रैकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल था, क्योंकि उसमें जो हम सारा सब्जेक्ट का बना चुके थे कि सारा सब्जेक्ट हमको डेली पढ़ना है और टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो एक दिन पहले ही हम सारा रात को ही देख लेते थे कि हमको एक सब्जेक्ट में 2-3 टॉपिक पढ़ना है, तो डेली हमको सारा सब्जेक्ट पढ़ना रहता था। तो टॉपिक वाइज हम लिखते जाते थे, जो सब्जेक्ट हम पढ़े, जितने घंटे पढ़े, वो सारा ट्रैकर में लिखते जाते थे। और उसमें हमको ये भी पता चलता था कि इसमें मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, किस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ट्रैकर से आप अपना दिनचर्या मेंटेन कर सकते हैं, पूरी दिन आपने किस तरीके से काम करा है नहीं करा वो आप देख सकते हैं, और इनका बहुत फ़ायदा इनको हुआ है, जैसा कि आपने अभी सुना। अब लास्ट सवाल हमारा आपसे रहेगा कि अगर आप अपने जूनियर्स को जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 12th में हो चाहे वो 10th में हो, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो आपके जैसा मार्क्स लाए, या फिर हम तो प्रयास करेंगे कि भाई जो रिकॉर्ड आप बनाए उस रिकॉर्ड को तोड़ के कोई और नया रिकॉर्ड बनाया जाए, तभी चीज़ें बदलती है और बेहतर होती है। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स को, क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस उसको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए और घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। और हाँ, आप पढ़िएगा तभी आपको नंबर मिलेगा या अच्छा मार्क्स लाइएगा, तो पढ़ना तो जरूरी है। और आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि आप हम लोग का भी रिकॉर्ड तोड़िए। सही बात है, रिकॉर्ड बना है फिर नया रिकॉर्ड टूटेगा। लास्ट ईयर भी 454 नंबर का हाईएस्ट रिकॉर्ड था इस डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आशु कुमार मंडल का था 2022 का। उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा गया और एक साथ 3-3 बच्चों ने मिलकर तोड़ा है, और तीनों की तीनों बच्चियां हैं और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। मैम, अब मेरा कुछ सवाल आपसे है, आपकी बच्ची को ये अचीवमेंट मिला है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं सर। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे बेहतर करें, और उस सपने को ये पूरा कर दी। मैं तो यही चाहूँगी सभी बच्चे जो भी आज देख रहे हैं वो अपने माँ बाप का नाम इसी तरह रोशन करें, खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें। और सवाल मेरा मैम रहेगा कि अररिया एक ऐसा जगह अभी भी है जहाँ पे लड़कियों को बहुत मौका नहीं दिया जाता है, और इस बार का रिजल्ट, साइंस का स्पेशल रिजल्ट ये दिखाता है कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो अपना परचम लहरा सकती, लोहा मनवा सकती। क्योंकि इस बार मैम हमारा जो टॉप का 3 रिजल्ट देखा जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो तीनों के तीनों में लड़कियां हैं। तो आप यहाँ के पेरेंट्स को, जो जनरली लड़कियों को बहुत बार सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत बार भेजने से थोड़ा हिचकते हैं कि लड़की है तो आगे इनको भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। बहुत बार हमने भी महसूस किया कि 10th में बच्चा बहुत अच्छा करता है, बट 11th-12th में उनको आगे बढ़ने उतने स्तर पे नहीं दिया जाता है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सर वैसे पेरेंट को तो मैं सर ये कहना चाहूँगी कि अभी का जो समय है ना, उसमें लड़का और लड़की भेदभाव ना करें। बिल्कुल सही बात। भेदभाव होना नहीं चाहिए, वो पहले ज़माने में होता था, और अभी इतना अच्छा हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक चीज़ में, जो कि मान लीजिए ऐसा होता है सामाजिक माहौल, बिल्कुल तो सामाजिक माहौल अभी बहुत अच्छा है। आप अपनी लड़कियों को भेज सकते हैं बाहर, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। और अगर अच्छा चाह रहे हैं आप, तो लड़कियों को ज़रूर भेजें, और वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके सपने को पूरा करेगी। और ये जो समाज में जो ये बना हुआ है कि लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रह सकती, ऐसे जो क्या कहते हैं मानसिकता बनी हुई है, उसको वो तोड़े। तो बिल्कुल सही बात है, अभी के समय में लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है। लड़कियां हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है, तो इस चीज़ को अब तोड़ने की जरूरत है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, इस बार इन बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाया, इन बेटियों ने परफॉर्म करके दिखाया कि अगर हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा, तो हम किसी से किसी भी तुलना में कम नहीं है। अब हम दिव्यांग सर से चाहेंगे कि वो एक बार इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें। जैसा सर बेटियों के बारे में कह रहे थे, उसमें हम थोड़ा एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि ये सिर्फ एससीपी में जो पढ़ रही हैं उन बेटियों के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की या पूरे भारत की बात करें। एटलीस्ट चूंकि ये 12th के एग्जाम का रिजल्ट का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो हम उसका भी अगर कंक्लूड करें तो इस बार जो टॉप 5 में जो तीनों स्ट्रीम की बात करें, चाहे वो साइंस ले, चाहे वो कॉमर्स ले, चाहे आर्ट्स ले, उसमें टॉप 5 के अंदर 25 बच्चों का नाम था, उसमें 19 लड़कियां थी। और इवन हम लोग जब टॉपर वेरिफिकेशन में गए भी थे तो हम लोग देखे कि अगर 100 बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ है तो उसमें से 90 लड़कियां थी। तो हम अपने एड से भी कहना चाहेंगे कि अगर लड़कियों को ऑप्शन दिया जाए और उसको वो चीज़ दिया जाए जो लड़कों को मिलता है एज यूजुअल,
तो लड़कियां बहुत आगे जा सकती है, वो करके भी दिखाई हैं। इस बार जो जितना भी हमारा रिकॉर्ड था, सारा रिकॉर्ड एक लाइन से तीनों का तीनों तोड़ के दिखाई हैं। और एक चीज और हम ये बताना भी चाहेंगे कि जब इन लोगों के क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो हम लगभग नहीं तो कम से कम 50 बार ये बोले होंगे कि इस बार जो बच्चा हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्टेट रैंकर लाएगा, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा, उन सारे बच्चों को ओपन रूफ गाड़ी में पूरा शहर को भ्रमण करवाएंगे। वो कमिटमेंट हम लोग किए थे। आप लोगों के बैच में ये कमिटमेंट था? हाँ सर, किए थे। और इसको हम लोग पूरा भी किए। पूरा भी देखिए, ये हमको पता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में जाता हो कि ये बच्चा 12th पास किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, स्टेट में रैंक लाया है, वो आईएएस नहीं बन गया है। बात सही है, लेकिन ये बच्चा अगर छोटा छोटा स्टेप्स करता है, अगर उसमें हम पेरेंट, हम टीचर उसको मोटिवेट नहीं करें तो वो अपने सक्सेस को इंजॉय नहीं कर पाता। अगर छोटे छोटे स्टेप्स को लोग इंजॉय नहीं करते हैं तो उनको अपना सफलता और असफलता दोनों एक जैसा लगता है, उसका जीवन नीरस हो जाता है। तो हमारे तरफ से ये कोशिश रहता है कि अगर वो छोटा सा भी अचीवमेंट किया है तो उसको थोड़ा सा आगे पुश किया जाए कि वो जीवन में और आगे बढ़ेगी। चलो ठीक है, अगर हम 12th में इतना करे हैं तो ये चीज हो सकता है, तो अगर हम अगले स्टेप में करेंगे तो और बहुत बड़ा चीज हो सकता है। तो समाज के लोग अगर जब कुछ नहीं है, इस बच्चे को ये 10 रुपये का माला ही अगर पहना दिया जाए ना, तो 10 रुपया का माला उसके लिए लाखों का मोटिवेशन देके जाता है कि नहीं यार, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है। तो उस दायित्व के निर्वहन के लिए हमारे जो भी समाज के लोग हैं, उनको हर एक बच्चे को, अगर इवन आप अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि अगर आपके बच्चा टेस्ट के अंदर अच्छा करता है तो उसको मोटिवेट करिए कि ठीक है चलो यार, कोई 50 में 30 तो लाए ना, अगला बार 32 लेके आना। उसको डिमोटिवेट नहीं करना है कि तुम्हारा 20 घटा, उसको मोटिवेट करिए क्योंकि वो आगे बढ़ सकता है। खैर चलिए वापस आते, एक चीज इनसे जानना चाहते हैं कि ये एससीपी के अंदर कौन से बैच में क्लास कर रही थी। और जैसे हमारे पास जो इनका हिंदी मीडियम का बैच था तो उसमें 2 तरह के बैचेज होते हैं, एक सुबह एक शाम में होता है। तो वो कौन से बैच में क्लास कर रही थी और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा बैच के अंदर? तो क्लास में हम सुबह वाले भी पहले ज्वाइन किए थे, उसके बाद शाम वाला। सुबह वाला में ऐसा लगा कि सुबह का टाइम तो हम घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इस कारण हम शाम में नहीं पढ़ पाते थे। तो इसलिए शाम का क्लास हम ज्वाइन किए और सुबह का क्लास हम सेल्फ स्टडी में दे दिए और शाम का क्लास कर लिए शाम में। और आपकी जो क्लासेस छूटती थी तो लेटेस्ट कितने बजे तक छूटती थी और आपको आने जाने में, क्योंकि देखिए आप जब शाम की बात कहते हैं तो बहुत सारे पेरेंट इस चीज पे सोचते हैं कि भाई शाम को कितने बजे तक क्लास होता था और आने जाने में, क्योंकि लड़कियों के लिए इस सोसाइटी में जितना पढ़ाई जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी सेफ्टी है। तो क्या इसमें भी कोई इशू आई आपको या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आई, इसको कैसे आप टैकल करें? नहीं, कभी भी हमको इशू नहीं आया। यहाँ पे क्लास एंड होता था 7 से 8 बजे, तो कभी हमको प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। सब कोई आता है, सबके साथ आते हैं, या अकेले भी आते थे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था। हाँ, तो अगर बच्चे जुनून में आए हैं, उनको करना है, तो कोई भी बाधाएं आए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे मुश्किलें आए तो उसको झेल लिया जाएगा, रिजल्ट बना दिया जाएगा, और उस चीज को उन्होंने ये करके दिखाया। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट मानी जा सकती है। ठीक, हाँ, हम पूरे टीम एससीपी की तरफ से फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये आपके जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, ये रास्ता है, मंजिल कहीं और है। और हम चाहते हैं कि जैसे 10th के अंदर आप बहुत अच्छा करके आए हैं, 12th के अंदर भी इस बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैंक लेके आए हैं, अपने जीवन में जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए और बहुत आगे बढ़िए। और इसी तरीका से जब आप आगे, आपके साथ अगर आपके जूनियर आते हैं या कोई वैसे लोग आते हैं जहां आपको गाइड करने का मौका मिले, तो जरूर उसको गाइड करिए। तो इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस सेशन में हमारे पास 3 बच्चे जो थे स्टेट रैंकर और डिस्ट्रिक्ट रैंकर थे, उन सारे लोगों का वीडियो एक एक करके जा रहा है, तो उसमें एक करिए है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर कर दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर ये जो इस बार के बच्चे हैं वो जरूर लिख के दिखाइए कि दीदी का जो रिकॉर्ड है, इनका जो आंचल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ के दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस दिन आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे ना, तो जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो यही बच्चा होगा, क्योंकि हम जिसको बना के उसको तोड़े हैं। क्योंकि मेरे पास जैसे इनका बायो के अंदर जो रिकॉर्ड था अभी तक का 96 था, आपका आई होप 97 है ना, 97 है। जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन सुप्रिया का मैसेज आया कि सर मेरा रिकॉर्ड टूट गया, मेरा काम खत्म, अब जूनियर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, अगले की बारी खत्म, क्योंकि जो मेरा झंडा था वो खत्म हो गया। तो उसका मैसेज आया बकायदा मेरे पास कि सर अब ये मेरा काम हो गया कि हम यहाँ तक जूनियर लोग और अच्छा करके दिखाया। और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि देखिए शुरू से हम लोग कहते हैं एससीपी कोचिंग नहीं है, एससीपी फैमिली है। और उस फैमिली के अंदर अगर कोई भी मतलब अगर कोई नए बच्चे आते हैं तो एक नए फैमिली में जुड़ते हैं, और वो नया आदमी जब आगे बढ़ता है, जो पीछे के लोग हैं, यानी पीछे के जो बच्चे पढ़े हैं, उनको बहुत खुशी होता है जब आपका चेहरा कैमरा के सामने आता है, आपका चेहरा जब न्यूज़पेपर के अंदर आता है, टॉप के रैंक में आता है, तो जो आपके सीनियर होते हैं उनका बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको आपका छोटा भाई अगर बहुत अच्छा करे तो कितना अच्छा लगे, मेरे सामने का किया, और आपको भी लगता है ठीक है हम भी तो किए हैं उस समय में, तो एक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो ये इन लोगों का साथ रहता ही है।
और ये आप लोगों के लिए भी रहेगा, बेस्ट ऑफ लक रहेगा कि आप अपने हिसाब से काम करिए। और ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैम जो सामने बैठी हुई है वो खुद भी गवर्नमेंट स्कूल की हेडमास्टर है। तो कहने का मतलब है कि एक बेटी यहाँ बैठी हुई है, उनकी माँ भी घर से निकल के बहुत अच्छे करके रखी हुई है। और ये कहीं है कि हम स्कूल के टीचर होते हुए 12th के बाद का सारा जर्नी और मास्टर डिग्री, एमएड, बीएड सब करके बैठी हुई हैं। तो कहना है कि अगर मौका मिले तो सामने दोनों ही माँ भी वैसी ही हैं जो समाज की बेड़ियां हैं उनको तोड़ के बैठी हैं, और बेटी अभी इस प्रोसेस में है। और जो पेरेंट देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि आप लोग इनको शुभकामनाएं जरूर दें कि ये बेटी 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर से जब उसको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले तो फिर से अररिया और सुपौल नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करके दिखाए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक मैम का ये था कि एक जो एससीपी का जो स्लोगन है उसको दोहराया जाए, तो हम चाहते हैं मैम वो आपके ही मुंह से निकले तो ज्यादा अच्छा, हम लोग आपका साथ दे देते हैं। यस सर, एससीपी है तो संभव है। Yeah.